अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम जीएससी 101 के बायोलॉजी सेक्शन के दो बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर्स, लेक्चर नंबर 39 और लेक्चर नंबर 40 को कंबाइन करके इकोलॉजी और इकोसिस्टम को कम्प्लीटली स्टडी करेंगे। ये दोनों लेक्चर्स जो हैं वो आपस में डायरेक्टली रिलेटेड है। जब हम बायोलॉजी का नाम सुनते हैं तो अक्सर हमारे जहन में प्लांट्स और एनिमल्स आते हैं, लेकिन असल में बायोलॉजी जो है वो सिर्फ ऑर्गेनिजम्स को स्टडी करना नहीं है, बल्कि उनके दरमियान और उनके एनवायरनमेंट के दरमियान जो रिलेशनशिप्स होती हैं उनके स्टडी भी बायोलॉजी का बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है। इसी ब्रांच को इकोलॉजी कहा जाता है। सबसे पहले हमें ये समझना जरूरी है कि एनवायरनमेंट क्या होता है। एनवायरनमेंट से मुराद वो तमाम फिजिकल सराउंडिंग्स हैं जो किसी ऑर्गेनिजम्स को हर तरफ से सराउंड करती हैं। इसमें हवा, पानी, मिट्टी, रोशनी, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी और दूसरी तमाम चीजें शामिल होती हैं जो किसी ऑर्गेनिज्म की जिंदगी को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इफेक्ट करती हैं। हर लिविंग ऑर्गेनिज्म अपनी पूरी जिंदगी एनवायरनमेंट के अंदर गुजारता है। एनवायरनमेंट ही ऑर्गेनिजम्स को ग़िज़ा प्रोवाइड करता है, पानी देता है, शेल्टर प्रोवाइड करता है और रिप्रोडक्शन के लिए सूटेबल कंडीशंस भी क्रिएट करता है। यानी अगर एनवायरनमेंट ना हो तो कोई भी ऑर्गेनिज्म सरवाइव नहीं कर सकता। एक और इम्पोर्टेंट बात यह है कि एनवायरनमेंट कभी भी परमानेंटली सेम नहीं रहता। हर वक्त एनवायरनमेंट में चेंजेस आते रहते हैं। कभी टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है, कभी रेनफॉल ज्यादा हो जाती है, कभी ड्रॉट आ जाता है, कभी फ्लड्स या अर्थक्वेक्स जो है वो इकोसिस्टम को कंप्लीटली चेंज कर देते हैं। इसी वजह से ऑर्गेनिजम्स को भी कंटिन्यूसली एनवायरनमेंट के मुताबिक एडजस्ट करना पड़ता है। जो ऑर्गेनिजम्स अपने एनवायरनमेंट के मुताबिक अडेप्ट कर लेते हैं वो सरवाइव करते हैं, और जो अडेप्ट नहीं करते हैं वो धीरे धीरे एक्सटिंक्ट हो जाते हैं, कि बिल्कुल ही खत्म हो जाते हैं। इसी कॉन्सेप्ट को बायोलॉजी में सर्वाइवल ऑफ द बेस्ट अडेप्टेड के पर्सपेक्टिव से भी समझा जाता है। एनवायरनमेंट के दो मेजर कंपोनेंट्स होते हैं, बायोटिक कंपोनेंट और एबायोटिक कंपोनेंट। इन दोनों को समझना इकोलॉजी की का जो बुनियादी कॉन्सेप्ट है। ठीक है, बायोटिक फैक्टर से मुराद एनवायरनमेंट के तमाम लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, जिनमें एनिमल्स, प्लांट्स, फंगाई, एल्गाई, बैक्टीरिया ये तमाम शामिल हैं। और ये ऑर्गेनिज्म एक दूसरे के साथ कंटिन्यूसली इंटरेक्ट करते रहते हैं। कोई किसी को खाता है, कोई ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है, कोई डेड ऑर्गेनिज्म को डिकम्पोज करता है। इसी इंटरेक्शन की वजह से इकोसिस्टम जो है वो कंटिन्यूसली फंक्शन करता रहता है। एबायोटिक्स की बात करें तो एबायोटिक फैक्टर्स एनवायरनमेंट के तमाम नॉन लिविंग कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे एयर, वाटर, सॉइल, सनलाइट, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, मिनरल्स वगैरह। एबायोटिक फैक्टर्स डायरेक्टली डिटरमाइन करते हैं कि किस एरिया में किस टाइप के ऑर्गेनिज्म सरवाइव कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर डेजर्ट में पानी की कमी होती है, इसलिए सिर्फ वही ऑर्गेनिजम्स वहां सरवाइव करते हैं जो पानी कंजर्व कर सकते हैं। इसी तरह आर्कटिक रीजन में सिर्फ वही ऑर्गेनिज्म सरवाइव करते हैं जो फ्रीजिंग टेम्परेचर को टॉलरेट कर सकते हैं। सिस्टम के ये जो इम्पोर्टेंट एबायोटिक फैक्टर्स हैं इनको भी हम इंडिविजुअली समझते हैं। वाटर इकोसिस्टम का सबसे इम्पोर्टेंट लिमिटिंग फैक्टर है। हर लिविंग ऑर्गेनिज्म को पानी की जरूरत होती है। पानी के बगैर फोटोसिंथेसिस नहीं हो सकती, रेस्पिरेशन इफेक्ट होती है, ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है और रिप्रोडक्शन भी प्रॉपर्ली परफॉर्म नहीं हो सकती। इसीलिए ऑर्गेनिजम्स की डिस्ट्रीब्यूशन बहुत हद तक वाटर अवेलेबिलिटी पर डिपेंड करती है। डेजर्ट ऑर्गेनिजम्स वाटर कंजर्व करते हैं, एक्वाटिक ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो वाटर में कंटिन्यूसली रहते हैं। ये एडेप्टेशन इकोलॉजी का इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। सनलाइट अर्थ पर एनर्जी का प्राइमरी सोर्स है। हर इकोसिस्टम की एनर्जी अल्टीमेटली सन से ही आती है। प्लांट्स सनलाइट को एब्सॉर्ब करते हैं और फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करते हैं। इसी प्रोसेस की वजह से फूड और ऑक्सीजन दोनों प्रोड्यूस होते हैं। अगर सनलाइट अवेलेबल ना हो तो प्रोड्यूसर सर्वाइव नहीं करेंगे, और अगर प्रोड्यूसर सर्वाइव नहीं करेंगे तो फिर पूरा इकोसिस्टम जो है वो कोलैप्स कर जाएगा।
ठीक है। एयर जो है ये इकोसिस्टम का बहुत इंपॉर्टेंट एबायोटिक फैक्टर है। एयर ऑर्गेनिजम्स को ऑक्सीजन प्रोवाइड करती है, प्लांट्स को कार्बन डाइऑक्साइड प्रोवाइड करती है। इसी के साथ एटमॉस्फेयर अर्थ का टेम्परेचर रेगुलेट करता है। विंड पॉलिनेशन और सीड डिस्पर्सल में भी इंपॉर्टेंट रोल परफॉर्म करती है। इसीलिए एयर जो है वो सिर्फ रेस्पिरेशन के लिए ही नहीं बल्कि इकोसिस्टम के कई दूसरे प्रोसेसेस के लिए भी जरूरी होती है। सॉइल की बात करें तो सॉइल को इकोसिस्टम की फाउंडेशन भी कहा जाता है। सॉइल प्लांट्स को सपोर्ट प्रोवाइड करती है, वाटर स्टोर करती है, मिनरल्स प्रोवाइड करती है और काउंटलेस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का हैबिटेट भी होती है। सॉइल की फर्टिलिटी डायरेक्टली डिटरमिन करती है कि किसी एरिया में किस तरह की वेजिटेशन डेवलप होगी। इसीलिए फर्टाइल सॉइल फॉरेस्ट और ग्रासलैंड्स को सपोर्ट करती है, जबकि इनफर्टाइल सॉइल जो है वो डेजर्ट्स की तरफ लीड कर सकती है। ठीक हो गया। टेम्परेचर की बात करते हैं कि हर ऑर्गेनिज्म के लिए सरवाइव करने के लिए एक सूटेबल टेम्परेचर रेंज होती है। अगर टेम्परेचर बहुत हाई या बहुत लो हो जाए तो एंजाइम्स प्रॉपर्ली फंक्शन नहीं करता है। इसीलिए क्लाइमेट जो है वो डायरेक्टली इकोसिस्टम की टाइप को डिटरमाइन करता है। कोल्ड क्लाइमेट्स में टंड्रा डेवलप होता है, मॉडरेट क्लाइमेट में फॉरेस्ट को सपोर्ट करता है और ड्राई हॉट क्लाइमेट जो है वो डेजर्ट्स को डेवलप करता है। ह्यूमिडिटी की बात आती है तो ह्यूमिडिटी से मुराद हवा में मौजूद वाटर वेपर की क्वांटिटी है। हाई ह्यूमिडिटी वाले एरियाज में वेजिटेशन ज्यादा होती है, जबकि लो ह्यूमिडिटी डेजर्ट की कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। ह्यूमिडिटी ट्रांसपैरेशन और वाटर लॉस को भी डायरेक्टली इफेक्ट करती है। पीएच जो है ये भी इकोसिस्टम का इंपॉर्टेंट एबायोटिक फैक्टर है। सॉइल और वाटर का पीएच डिटरमाइन करता है कि कौन से ऑर्गेनिजम्स वहां सरवाइव कर सकते हैं। हर ऑर्गेनिज्म की एक सुटेबल पीएच रेंज होती है, इसीलिए पीएच में डिस्टर्बेंस इकोसिस्टम की बायोडायवर्सिटी को इफेक्ट कर सकती है। एबायोटिक और बायोटिक का रिलेशन समझते हैं, ये एग्जाम के पर्पज से भी आपका काफी इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो देखिए इकोसिस्टम का सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ये है कि बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं। प्लांट्स को सनलाइट, वाटर और सॉइल चाहिए, एनिमल्स को प्लांट्स या दूसरे एनिमल्स चाहिए, डिकम्पोजर्स न्यूट्रिएंट्स को सॉइल में वापस भेजते हैं और सॉइल दोबारा प्लांट्स को न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करती है। यानी इकोसिस्टम एक कंटिन्यूअस साइकिल की तरह काम करता है। इसी वजह से इकोसिस्टम को सेल्फ सस्टेनिंग नेचुरल सिस्टम भी कहा जाता है। ठीक है, ये याद रखिएगा कि बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट्स जो हैं वो एक दूसरे पर डिपेंड कर रहे होते हैं। ठीक हो गया। अब हम बात करते हैं इकोलॉजी की। इकोलॉजी की डेफिनेशन ये है कि इकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ इंटरेक्शंस अमंग ऑर्गेनिजम्स एंड बिटवीन ऑर्गेनिजम्स एंड देयर एनवायरनमेंट। यानी इकोलॉजी सिर्फ प्लांट्स और एनिमल्स की स्टडी नहीं है, बल्कि ये देखती है कि ऑर्गेनिजम्स एक दूसरे के साथ किस तरह इंटरेक्ट करते हैं और एनवायरनमेंट के साथ किस तरह रिलेशनशिप मेंटेन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल प्लांट्स जो हैं वो सनलाइट यूज करते हैं, एनिमल्स प्लांट्स को खाते हैं, कार्निवोर्स हार्बिवोर्स को खाते हैं, बैक्टीरिया डेड ऑर्गेनिजम्स को डिकम्पोज करते हैं। ये तमाम रिलेशनशिप्स इकोलॉजी का हिस्सा हैं। अर्थ का यानी कि जमीन का हमारी वो हिस्सा जहां लाइफ मौजूद है उसे बायोस्फीयर कहते हैं। बायोस्फीयर सिर्फ जमीन तक लिमिटेड नहीं होती है, इसमें 3 मेजर रीजन शामिल होते हैं। अर्थ सरफेस, वाटर बॉडीज, एटमॉस्फेयर का लोअर पार्ट। जहां जहां लाइफ एग्जिस्ट करती है वो तमाम एरिया बायोस्फीयर कहलाता है। इसलिए बायोस्फीयर को अर्थ का लिविंग जोन भी कहा जाता है। एटमॉस्फेयर अर्थ के गिर्द हवा का प्रोटेक्टिव लेयर है। एटमॉस्फेयर ऑर्गेनिजम्स को ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट्स को फोटोसिंथेसिस के लिए प्रोवाइड करते हैं। एटमॉस्फेयर हार्मफुल अल्ट्रा वायलेट रेज को भी फिल्टर करता है और अर्थ का टेम्परेचर मेंटेन करता है। अगर एटमॉस्फेयर ना हो तो अर्थ पर लाइफ पॉसिबल नहीं होगी। ठीक है, हाइड्रोस्फीयर से मुराद अर्थ पर मौजूद तमाम वाटर बॉडीज हैं। इनमें ओशन, सीज, रिवर्स, लेक्स, पॉन्ड्स, अंडरग्राउंड वाटर ये तमाम शामिल हैं। हाइड्रोस्फीयर एक्वाटिक ऑर्गेनिजम्स का हैबिटेट है और तमाम लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए पानी का सोर्स भी है।
ठीक है। हाइड्रोस्फीयर के बाद आते हैं इकोस्फीयर पे, जब लिविंग ऑर्गेनिजम्स और एनवायरनमेंट मिलकर एक कंप्लीट फंक्शनिंग सिस्टम बनाते हैं तो उसे इकोस्फीयर या इकोसिस्टम्स का ग्लोबल कलेक्शन कहा जाता है। ये तमाम इकोसिस्टम्स मिलकर अर्थ पर लाइफ को मेंटेन करते हैं। इकोलॉजी में ऑर्गेनिजम्स को स्टडी करने के लिए एक स्पेसिफिक हिरार्की यूज की जाती है। ये हिरार्की बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम्स में भी फ्रिक्वेंटली पूछी जाती है। सबसे पहले आता है स्पेसीज, उसके बाद पॉपुलेशन, फिर कम्युनिटी, फिर इकोसिस्टम, इसके बाद बायोम और सबसे लास्ट में आता है बायोस्फीयर। ठीक है, इन तमाम लेवल्स को हम थोड़ा डिटेल में देखते हैं। स्पेसीज की बात करें तो स्पेसीज उन ऑर्गेनिजम्स का ग्रुप होता है जो एक जैसे कैरेक्टरिस्टिक्स रखते हैं और आपस में रिप्रोडक्शन करके फर्टाइल ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर तमाम ह्यूमंस एक ही स्पेसीज हैं, ठीक है। इसी तरह लायंस जो है वो एक ही स्पेसीज है और टाइगर्स दूसरी स्पेसीज है, ठीक है। स्पेसीज इकोलॉजी का सबसे बेसिक लेवल है। फिर है पॉपुलेशन, जब एक ही स्पेसीज के बहुत सारे इंडिविजुअल्स एक ही एरिया में रहते हैं तो उस ग्रुप को पॉपुलेशन कहते हैं। जैसे एक जंगल में रहने वाले तमाम जो डियर है, हिरन है, मिलकर एक पॉपुलेशन बनाते हैं, सही है। या एक लेक में रहने वाली तमाम ट्राउट फिश एक पॉपुलेशन होती है, ठीक। पॉपुलेशन साइज कंटिन्यूसली बर्थ, डेथ और माइग्रेशन की वजह से चेंज होता रहता है। इसके बाद आती है कम्युनिटी, जब मुख्तलिफ स्पीसीज की पॉपुलेशंस एक ही एरिया में रहती हैं और एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करती हैं तो उसे कम्युनिटी कहते हैं। जैसे एक जंगल में दरख्त भी हैं, बर्ड्स भी हैं, इंसेक्ट्स भी हैं, हिरन भी हैं, भेड़िए भी हैं, फंगाई भी है, ये तमाम मिलकर एक इकोलॉजिकल कम्युनिटी बनाते हैं, ठीक है। इकोसिस्टम की तरफ आते हैं तो जब कम्युनिटी अपने एबायोटिक एनवायरनमेंट के साथ मिलकर फंक्शन करती है तो उसे इकोसिस्टम कहते हैं। यानी इकोसिस्टम में सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिजम्स ही नहीं होते बल्कि इसमें हवा, पानी, सॉइल, सनलाइट, टेम्परेचर ये भी इक्वली इंपॉर्टेंट होते हैं। ये तमाम मिलकर एक बैलेंस्ड नेचुरल सिस्टम क्रिएट करते हैं। इसीलिए इकोसिस्टम इकोलॉजी का सेंट्रल कॉन्सेप्ट है। फिर आता है बायोम, जब बहुत सारे सिमिलर इकोसिस्टम्स मिलकर एक बहुत बड़ा इकोलॉजिकल रीजन बनाते हैं तो उसे बायोम कहते हैं। जैसे डेजर्ट बायोम होता है, फॉरेस्ट बायोम होता है, ग्रासलैंड बायोम, टंड्रा बायोम। हर बायोम का अपना क्लाइमेट, वेजिटेशन और एनिमल्स होते हैं। बायोस्फीयर जो लास्ट लेवल है, इसमें क्या है कि सबसे हाईएस्ट इकोलॉजिकल लेवल जो है वो बायोस्फीयर होता है। बायोस्फीयर अर्थ का वो कंप्लीट एरिया है जहां लाइफ एग्जिस्ट करती है। इसमें तमाम बायोम्स, इकोसिस्टम्स, कम्युनिटीज और पॉपुलेशन शामिल होती हैं। ये इकोलॉजी का लार्जेस्ट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। ऑर्गेनिज्म और उनके एनवायरनमेंट की बात करते हैं कि हर ऑर्गेनिज्म किसी स्पेसिफिक जगह पर रहता है जो उसके सर्वाइवल के लिए सुटेबल होती है। ऑर्गेनिजम्स कंटिन्यूसली एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्ट करते रहते हैं, उनसे ग़िज़ा लेते हैं, रेस्पिरेशन परफॉर्म करते हैं, रिप्रोडक्शन करते हैं, कंपटीशन करते हैं। इसी इंटरेक्शन की वजह से इको सिस्टम जो है वो स्टेबल रहता है। हैबिटेट से मुराद वो फिजिकल प्लेस है जहां कोई ऑर्गेनिज्म नेचुरली रहता है। जैसे फिश जो है, फिश का हैबिटेट वाटर है कि फिश पानी में ही रहती है। कैमल्स का हैबिटेट डेजर्ट है। पोलर बियर का हैबिटेट आर्कटिक रीजन है। हर ऑर्गेनिज्म का हैबिटेट उसकी एडेप्टेशन के मुताबिक होता है। हैबिटेट और नीश को अक्सर स्टूडेंट कंफ्यूज कर देते हैं। हैबिटेट का मतलब है ऑर्गेनिज्म कहाँ रहता है, जबकि नीश का मतलब है ऑर्गेनिज्म क्या रोल परफॉर्म करता है। जैसे बीज जो हैं वो फ्लावर्स का नेक्टर कलेक्ट करती हैं और पॉलिनेशन भी करती हैं, ठीक है। पॉलिनेशन उसकी इकोलॉजिकल नीश है, ठीक है। इसी तरह बैक्टीरिया जो है वो डेड ऑर्गेनिजम्स को डिकम्पोज करते हैं। डिकम्पोजिशन बैक्टीरिया की नीश है, ठीक है। अक्सर एग्जाम में ना हैबिटेट और नीश के डिफरेंस भी पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा कि हैबिटेट ऑर्गेनिज्म कहाँ रहते हैं और नीश का मतलब है कि ऑर्गेनिज्म क्या रोल परफॉर्म करते हैं, ठीक है जी।
इसके बाद आता है बायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ एन इकोसिस्टम। बायोटिक कंपोनेंट्स से मुराद इकोसिस्टम के तमाम लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं। ये वो ऑर्गेनिजम्स हैं जो ग्रो करते हैं, रेस्पिरेशन परफॉर्म करते हैं, रिप्रोडक्शन करते हैं और एनवायरनमेंट के साथ कंटिन्यूअसली इंटरेक्ट करते रहते हैं। बायोटिक कंपोनेंट्स को जनरली 3 मेजर कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है: प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स और डिकम्पोजर्स। ये तीनों मिलकर इकोसिस्टम का कंप्लीट बायोलॉजिकल साइकिल मेंटेन करते हैं। अगर इनमें से किसी एक ग्रुप को भी रिमूव कर दिया जाए तो इकोसिस्टम का बैलेंस जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है। यहाँ सबसे पहले हम बात करते हैं प्रोड्यूसर्स की। इकोसिस्टम का सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट ग्रुप प्रोड्यूसर होता है। प्रोड्यूसर्स वो ऑर्गेनिजम्स हैं जो अपना खाना खुद बनाने की सलाहियत रखते हैं, इसीलिए इन्हें ऑटोट्रॉफ्स भी कहा जाता है, जैसे ग्रीन प्लांट्स, अलगाए या कुछ बैक्टीरिया। ठीक है, प्लांट्स फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के जरिए अपना जो फूड है वो खुद बना लेते हैं। फोटोसिंथेसिस के दौरान प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और सनलाइट को यूज करते हैं और इनसे ऑक्सीजन और ग्लूकोज प्रोड्यूस करते हैं। ग्लूकोज प्लांट्स के लिए फूड का काम करता है, जबकि ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर में रिलीज हो जाता है। इकोसिस्टम में एनर्जी का एंट्री पॉइंट हमेशा प्रोड्यूसर्स होते हैं। सन की एनर्जी सबसे पहले प्रोड्यूसर्स एब्जॉर्ब करते हैं और फिर ये एनर्जी फूड चेन के जरिए दूसरे ऑर्गेनिजम्स तक ट्रांसफर होती है। ठीक है, फोटोसिंथेसिस की बात करें। फोटोसिंथेसिस बायोलॉजी का सबसे इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। इसी प्रोसेस की वजह से अर्थ पर लाइफ एग्जिस्ट करती है। फोटोसिंथेसिस के दौरान क्लोरोफिल सनलाइट एब्जॉर्ब करता है। प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को यूज करके ग्लूकोज बनाते हैं। इसी प्रोसेस के नतीजे में ऑक्सीजन भी प्रोड्यूस होती है। यानी दुनिया के तमाम एनिमल्स डायरेक्टली या इनडायरेक्टली प्लांट्स पर डिपेंड करते हैं। अगर प्रोड्यूसर्स ना हो तो कंज्यूमर्स भी सरवाइव नहीं कर सकते। प्रोड्यूसर जो है वो सनलाइट यूज नहीं करता। कुछ बैक्टीरिया ऐसे भी होते हैं जो केमिकल एनर्जी यूज करके अपनी गजा बनाते हैं। इन्हें कीमोटोट्रॉफ कहते हैं। ये बैक्टीरिया सनलाइट के बजाय इन ऑर्गेनिक केमिकल से एनर्जी हासिल करते हैं। ये कॉन्सेप्ट भी आपके एग्जाम में या एमसीक्यूज में जो है वो पूछा जा सकता है, तो इसे ध्यान में जरूर रखिएगा। हमारे हैंडआउट्स में कैल्विन साइकिल का भी जिक्र किया गया है। कैल्विन साइकिल फोटोसिंथेसिस का वो हिस्सा है जहां कार्बन डाइऑक्साइड को ग्लूकोज में कन्वर्ट किया जाता है। यानी सनलाइट की एनर्जी की मदद से प्लांट्स कार्बोहाइड्रेट सिंथेसिस करते हैं। इसीलिए प्रोड्यूसर्स जो हैं वो पूरे इकोसिस्टम के लिए फूड का बुनियादी सोर्स होते हैं। इकोसिस्टम का दूसरा इंपॉर्टेंट ग्रुप आ जाता है कंज्यूमर का। कंज्यूमर्स वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो अपनी ग़िज़ा खुद प्रिपेयर नहीं कर सकते, इसीलिए इन्हें हेटेरोट्रॉफ्स भी कहा जाता है। ये जो है ये प्रोड्यूसर्स या दूसरे कंज्यूमर्स पर डिपेंड करते हैं। कंज्यूमर की मुख्तलिफ कैटेगरीज होती हैं। ठीक है, हार्बिवोर्स वो एनिमल्स होते हैं जो सिर्फ प्लांट्स खाते हैं, इन्हें प्राइमरी कंज्यूमर्स भी कहा जाता है, जैसे गाय, बकरी, खरगोश, जेब्रा वगैरह। ये डायरेक्टली प्रोड्यूसर से एनर्जी हासिल करते हैं। कार्निवोर्स वो एनिमल्स होते हैं जो दूसरे एनिमल्स को खाते हैं। ये हार्बिवोर्स या दूसरे कार्निवोर्स दोनों को खा सकते हैं, जैसे लायन, टाइगर, वुल्फ या ईगल वगैरह। ये इकोसिस्टम में एनर्जी को नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल तक ट्रांसफर करते हैं। फिर आते हैं ओमनिवोर्स। ओमनिवोर्स वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो प्लांट्स और एनिमल्स दोनों को खाते हैं, जैसे ह्यूमन बीइंग्स, बियर्स या क्रोज। ओमनिवोर्स इकोसिस्टम में फ्लेक्सिबल फीडिंग बिहेवियर शो करते हैं। इसी वजह से ये चेंजिंग एनवायरमेंटल कंडीशंस में कंपैरेटिवली आसानी से सर्वाइव कर लेते हैं। इकोसिस्टम का तीसरा और बहुत इंपॉर्टेंट ग्रुप जो है वो आ जाता है डीकम्पोजर्स का। डीकम्पोजर्स डेड प्लांट्स और डेड एनिमल्स को डिकम्पोज करते हैं, जैसे बैक्टीरिया या फंगाई। अगर डिकम्पोजर्स ना हो तो अर्थ डेड ऑर्गेनिज्म से भर जाएगा। ठीक है, ये ऑर्गेनिजम्स डेड ऑर्गेनिक मैटर को सिंपल सब्सटेंसेस में कन्वर्ट कर देते हैं। ये न्यूट्रिएंट्स दोबारा सॉइल में चले जाते हैं। प्लांट्स उन न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करते हैं और साइकिल दोबारा शुरू हो जाता है। ठीक है, इसीलिए डिकम्पोजर्स को नेचर्स रिसाइकलर्स भी कहा जाता है। इकोलॉजी का एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो है वो एनर्जी फ्लो है। हर इकोसिस्टम में एनर्जी का ओरिजिनल सोर्स जो है वो सूरज होता है। सनलाइट सबसे पहले प्रोड्यूसर्स तक पहुंचती है। प्लांट्स फोटोसिंथेसिस के जरिए इस एनर्जी को केमिकल एनर्जी यानी फूड में कन्वर्ट कर देते हैं।
हार्बीवोर्स प्लांट्स को खाकर एनर्जी हासिल करते हैं, कार्निवोर्स जो हैं वो हार्बीवोर्स को खाकर एनर्जी लेते हैं, और जब ऑर्गेनिजम्स मर जाते हैं तो डिकम्पोजर्स उन्हें डिकम्पोज कर देते हैं, यानी एनर्जी इकोसिस्टम के अंदर एक डायरेक्शन में मूव करती है। एनर्जी कभी रिसाइकल नहीं होती, हर ट्रॉफिक लेवल पर कुछ एनर्जी हीट की फॉर्म में जो है वो लॉस हो जाती है, चली जाती है। इसीलिए फूड चेन के अपर लेवल्स पर ऑर्गेनिजम्स की क्वांटिटी कंपैरेटिवली कम होती है। ये इकोलॉजी का बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्चुअल पॉइंट है, ठीक है, एनर्जी फ्लो इन इकोलॉजी। ठीक है, पूरा फ्लो इसमें मैंने आपको बताया है और ये फ्लो आपने जहन में रखना है। फिर आ जाता है इकोलॉजिकल पिरामिड। इकोसिस्टम में एनर्जी और ऑर्गेनिजम्स के रिलेशनशिप को समझने के लिए इकोलॉजिकल पिरामिड यूज की जाती है। इस पिरामिड की बुनियाद यानी बेस पर जो है वो प्रोड्यूसर्स होते हैं, उनके ऊपर प्राइमरी कंज्यूमर्स होते हैं, फिर सेकेंडरी कंज्यूमर्स होते हैं, और सबसे ऊपर टॉप कार्निवोर्स या टेरिटरी कंज्यूमर्स होते हैं। जैसे जैसे हम पिरामिड के ऊपर लेवल की तरफ जाते हैं, एनर्जी कम होती जाती है, बायोमास कम होता जाता है, नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स भी कम होते जाते हैं, इसीलिए प्रोड्यूसर्स की क्वांटिटी सबसे ज्यादा होती है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है फूड चेन। अच्छा, ये जो इकोलॉजिकल पिरामिड है ना, इसकी अक्सर डायग्राम भी आ जाती है क्वेश्चन के अंदर, इसकी डायग्राम के लिए भी आ जाता है, तो ये भी आप प्रैक्टिस कीजिएगा। ठीक है, फूड चेन एनर्जी के ट्रांसफर का सबसे सिंपल मॉडल है। फूड चेन जो है एक सीधा रिलेशनशिप शो करती है, जैसे ग्रास हॉपर, देन फ्रॉग, देन स्नेक, देन ईगल। इस चेन में एनर्जी सबसे पहले ग्रास में स्टोर होती है, फिर ग्रास हॉपर उसे कंज्यूम कर लेता है, उसके बाद फ्रॉग कंज्यूम कर लेता है, फिर स्नेक, और आखिर में ईगल। ठीक है, हर एरो एनर्जी के ट्रांसफर को शो करता है। फूड चेन हमेशा प्रोड्यूसर से शुरू होती है। ठीक है, फूड चेन की बात आता है फूड वेब। रियल लाइफ में ऑर्गेनिज्म सिर्फ एक ही फूड चेन का हिस्सा नहीं होते, अक्सर एक ऑर्गेनिज्म कई ऑर्गेनिजम्स को खाता है और कई ऑर्गेनिजम्स उसे खाते हैं, इसीलिए नेचर में मल्टीपल फूड चेन्स मिलकर फूड वेब बनाती हैं। फूड वेब इकोसिस्टम को ज्यादा स्टेबल बनाता है। अगर किसी एक ऑर्गेनिज्म की पॉपुलेशन कम हो जाए तो दूसरे फूड सोर्सेज अवेलेबल होते हैं। इसी वजह से फूड वेब इकोसिस्टम की स्टेबिलिटी को इंक्रीज करता है। ठीक है, तो फूड चेन सिंपल रिलेशनशिप है, जबकि फूड वेब मल्टीपल इंटरकनेक्टेड फूड चेन का नेटवर्क होता है। ठीक हो गया। फिर हम आते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग द एनवायरनमेंट की तरफ। इकोसिस्टम पर कई एनवायरनमेंट फैक्टर्स असरअंदाज होते हैं। इनमें शामिल हैं एयर करंट्स, टेम्परेचर, सॉइल, वाटर, लाइट। अगर इनमें से किसी भी फैक्टर में बहुत ज्यादा चेंज आ जाए तो ऑर्गेनिज्म की सर्वाइवल इफेक्ट हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल, पानी की कमी डेजर्ट इकोसिस्टम क्रिएट करती है, टेम्परेचर की कमी जो है वो टंड्रा इकोसिस्टम बनाती है। इसी तरह फर्टाइल सॉइल फॉरेस्ट और ग्रासलैंड्स को सपोर्ट करती है। आज के दौर में इकोसिस्टम के लिए सबसे बड़ा चैलेंज ह्यूमन इंटरफेरेंस है। इंसानी एक्टिविटीज की वजह से नेचुरल इकोसिस्टम जो है वो रैपिडली डिस्टर्ब हो रहे हैं। ठीक है, हमारे हैंडआउट के मुताबिक जो कुछ मेजर ह्यूमन एक्टिविटीज हैं वो है इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन। ये इंडस्ट्रीज बहुत बड़ी क्वांटिटी में सॉलिड और लिक्विड वेस्ट प्रोड्यूस करती हैं। इन वेस्ट में हैवी मेटल्स और टॉक्सिक केमिकल्स शामिल होते हैं। अगर इन्हें ट्रीट किए बगैर रिवर्स या लेक्स में छोड़ दिया जाए तो एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स मरना शुरू हो जाते हैं। इसलिए इंडस्ट्रीज के लिए ट्रीटमेंट प्लांट्स जो है वो बहुत जरूरी है। इसके बाद आ जाता है डिफॉरेस्टेशन। फॉरेस्ट को फर्नीचर, बिल्डिंग और नए सिटीज बनाने के लिए काट दिया जाता है। इस प्रोसेस को डिफॉरेस्टेशन कहते हैं। डिफॉरेस्टेशन की वजह से ऑर्गेनिजम्स के हैबिटेट्स डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, कई स्पेसीज एक्सटिंक्ट हो जाती हैं, फूड चेन्स डिस्टर्ब होती हैं और इकोसिस्टम का बैलेंस जो है वो खत्म होने लगता है। मिसाल के तौर पर अगर स्पैरोज चिड़िया हैं, उनकी पॉपुलेशन है वो कम हो जाए अगर, तो इंसेक्ट्स की पॉपुलेशन जो है वो रैपिडली इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, जो क्रॉप्स को डैमेज कर देगी।
ठीक है, क्या इसकी बात है अर्बन एक्सपेंशन की पॉपुलेशन इंक्रीज होने की वजह से नए टाउन्स और सिटीज जो है वो कंटिन्यूसली डेवलप किए जा रहे हैं। अर्बन एक्सपेंशन फॉरेस्ट और नेचुरल हैबिटेट्स को डिस्ट्रॉय करता है, इसी वजह से बायोडाइवर्सिटी जो है वो डिक्रीज होती जा रही है। रिवर्स पर डैम्स और वाटरवेज बनाने से एक्वाटिक इकोसिस्टम भी इफेक्ट होते हैं। फिश और दूसरे एक्वाटिक एनिमल्स के नेचुरल हैबिटेट्स जो हैं वो से डिस्टर्ब हो जाते हैं, बायोडाइवर्सिटी डिक्रीज होती है और इकोसिस्टम जो है वो फिर अनस्टेबल होने लगता है। एग्रीकल्चर भी एनवायरनमेंट को इफेक्ट करती है। ग्रासलैंड में एक्सेसिव ग्रेजिंग की वजह से ग्रासेस खत्म हो सकती हैं। फर्टिलाइजर्स और इंटेंसिव फार्मिंग सॉइल की फर्टिलिटी को इफेक्ट कर सकते हैं। इसी तरह कंटिन्यूसली एक ही क्रॉप उगाने से सॉइल न्यूट्रिएंट्स जो है वो डिक्रीज हो जाते हैं। ठीक है, नेचुरल फैक्टर्स की बात करें तो सिर्फ ह्यूमन से एनवायरनमेंट को इफेक्ट नहीं करते, नेचुरल डिजास्टर्स भी इकोसिस्टम को डिस्टर्ब करते हैं, जैसे फ्लड्स, अर्थक्वेक्स, स्टॉर्म्स या लैंडस्लाइडिंग वगैरह। ये डिजास्टर्स हैबिटेट्स को पार्शियली या कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। बायोटिक और एबायोटिक दोनों कंपोनेंट्स जो हैं वो इससे इफेक्ट होते हैं और कई दफा पूरा इकोसिस्टम ही चेंज हो जाता है। एनवायरनमेंट फॉर हेल्दी लिविंग की इंपॉर्टेंस में बात करें तो हर ऑर्गेनिज्म को सर्वाइवल के लिए ग़िज़ा, पानी, शेल्टर, सुटेबल क्लाइमेट की जरूरत होती है। ये तमाम चीजें एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है। अगर इकोसिस्टम का बैलेंस डिस्टर्ब हो जाए तो फूड चेन्स और फूड वेब्स भी डिस्टर्ब हो जाते हैं। इसी वजह से ऑर्गेनिजम्स की जो सर्वाइवल है वो भी डिफिकल्ट हो जाती है। इसलिए हेल्दी एनवायरनमेंट और बैलेंस्ड इकोसिस्टम तमाम लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए बहुत जरूरी है। इसके बाद हम बात करते हैं कि इकोसिस्टम क्या होता है। इकोसिस्टम उस एरिया को कहते हैं जहां लिविंग ऑर्गेनिजम्स एक दूसरे के साथ और अपने फिजिकल एनवायरनमेंट के साथ कंटिन्यूअसली इंटरेक्ट करते हैं। यानी इकोसिस्टम सिर्फ प्लांट्स और एनिमल्स का ग्रुप नहीं होता है, बल्कि इकोसिस्टम में लिविंग ऑर्गेनिजम्स, एयर, वाटर, सॉइल, सनलाइट, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, ये सब मिलकर एक कंप्लीट बायोलॉजिकल सिस्टम बनाते हैं। हर इकोसिस्टम का अपना बैलेंस होता है। जब तक ये बैलेंस मेंटेन रहता है तब तक ऑर्गेनिजम्स हेल्दी रहते हैं और इकोसिस्टम स्मूथली फंक्शन करता रहता है। दुनिया में बहुत से डिफरेंट इकोसिस्टम्स मौजूद हैं, लेकिन इन्हें दो मेजर कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है, एक्वाटिक इकोसिस्टम्स और टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। एक्वाटिक इकोसिस्टम वो होते हैं जो पानी में मौजूद होते हैं, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम वो होते हैं जो जमीन पर मौजूद होते हैं। ठीक, एक्वाटिक इकोसिस्टम वो इकोसिस्टम होता है जो पानी के अंदर मौजूद होता है। पानी एक ऐसा मीडियम है जो काउंटलेस ऑर्गेनिजम्स को सपोर्ट करता है। एक्वाटिक इकोसिस्टम्स दो मेजर कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है, फ्रेश वाटर इकोसिस्टम और मैरीन इकोसिस्टम। फ्रेश वाटर इकोसिस्टम में लेक्स, रिवर्स और पॉन्ड्स शामिल होते हैं, जबकि मैरीन इकोसिस्टम में सीज और ओशंस शामिल होते हैं। हर एक्वाटिक इकोसिस्टम की अपनी फिजिकल कंडीशन और बायोडाइवर्सिटी होती है। पानी की कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज हैं जो उसे लाइफ के लिए आइडियल मीडियम बनाती हैं। सबसे पहली प्रॉपर्टी ये है कि पानी अपना टेम्परेचर धीरे धीरे चेंज करता है। इसी वजह से एक्वाटिक ऑर्गेनिजम्स को अचानक टेम्परेचर चेंजेस का सामना कम ही करना पड़ता है। दूसरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ये है कि पानी सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है, लेकिन जैसे जैसे पानी की डेप्थ इंक्रीज होती है सनलाइट की क्वांटिटी जो है वो डिक्रीज होती जाती है। ठीक है, इसीलिए फोटोसिंथेसिस सिर्फ अपर लेयर्स में इफेक्टिवली परफॉर्म होता है। एक और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि न्यूट्रिएंट्स अक्सर पानी के बॉटम पर कलेक्ट करते हैं। इसी वजह से मुख्तलिफ डेप्थ पर मुख्तलिफ ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये थी प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर। इसके बाद आगे बढ़ते हैं फ्रेश वाटर लेक्स की तरफ। लेक्स जो हैं ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फ्रेश वाटर इकोसिस्टम है। हर लेक अपनी डेप्थ, न्यूट्रिएंट्स और फिजिकल कंडीशंस के मुताबिक डिफरेंट होती है। इसी वजह से हर लेक में बायोडाइवर्सिटी भी डिफरेंट होती है। ठीक है, जो हमारे हैंडआउट्स हैं इनके अकॉर्डिंग फ्रेश वाटर लेक को 3 मेजर जोन्स में डिवाइड किया जाता है, लिटोरल जोन, लाइमनेटिक जोन और प्रोफाउंडल जोन। एग्जाम में ना ये तीनों जोन्स का कंपैरिजन भी फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है। ठीक है, तो चलें इन पे बात करते हैं। लिटोरल जोन लेक का शैलो यानी किनारे के करीब वाला हिस्सा होता है। ठीक है, यहाँ सनलाइट इजीली बॉटम तक पहुंच जाती है, इसीलिए फोटोसिंथेसिस बहुत इफेक्टिवली होती है। ये लेक का सबसे ज्यादा प्रोडक्टिव और
और बायोडाइवर्सिटी से भरपूर रीजन होता है। यहाँ एंकर्ड प्लांट, सबमर्ज्ड प्लांट, फाइटोप्लैंक्टन, जूप्लैंक्टन और मुख्तलिफ फिश स्पेसीज मौजूद होती हैं। इसीलिए लिटोरल जोन को लेक का सबसे एक्टिव बायोलॉजिकल रीजन भी कहा जाता है। इसके बाद आता है लिम्नेटिक जोन। ये डीप वाटर का अपर हिस्सा होता है। यहाँ भी सनलाइट काफी क्वांटिटी में अवेलेबल होती है, इसीलिए फोटोसिंथेसिस यहाँ भी कंटिन्यू रहती है। यहाँ कॉमनली कैनोबैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, क्रस्टेशियंस और फिशेस पाई जाती हैं। ये जोन लेक के फूड प्रोडक्शन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल परफॉर्म करता है। लेक का सबसे नीचे वाला और जो डीप रीजन है वो है प्रोफंडल जोन। यहाँ सनलाइट ऑलमोस्ट ना होने के बराबर पहुंचती है, इसी वजह से फोटोसिंथेसिस जो है वो इस एरिया में नहीं हो पाती, लेकिन न्यूट्रिएंट्स की क्वांटिटी बहुत ज्यादा होती है। इस जोन में डिकम्पोजर बैक्टीरिया और दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स डेड ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज करते हैं। इसीलिए प्रोफंडल जोन इकोसिस्टम के न्यूट्रिएंट्स रिसाइकलिंग सिस्टम का इम्पोर्टेंट पार्ट है। ठीक है, एक्वाटिक इकोसिस्टम को भी ह्यूमन एक्टिविटीज बहुत ज्यादा इफेक्ट करती हैं। फैक्ट्रीज, हाउसेज और एग्रीकल्चरल फील्ड से आने वाला जो वेस्ट होते हैं वो लेक्स और रिवर्स में एंटर हो जाते हैं। ये पॉल्यूटेंट इकोसिस्टम का नेचुरल बैलेंस जो है वो डिस्टर्ब कर देते हैं। सबसे डेंजरस प्रोसेस जो है वो यूट्रोफिकेशन का होता है। यूट्रोफिकेशन उस प्रोसेस को कहते हैं जब लेक्स या पॉन्ड्स में फर्टिलाइजर्स और न्यूट्रिएंट्स बहुत ज्यादा क्वांटिटी में एंटर हो जाते हैं। इसकी वजह से क्यानोबैक्टीरिया और एल्गाई की एक्सेसिव ग्रोथ शुरू हो जाती है। सरफेस पर ग्रीन स्कम बन जाती है। सनलाइट पानी के अंदर नहीं पहुंच पाती, प्लांट्स मरना शुरू हो जाते हैं। डेड प्लांट्स और एल्गाई को बैक्टीरिया डिकम्पोज करते हैं। इस डिकम्पोजिशन में ऑक्सीजन कंज्यूम होती है। रिजल्ट ये होता है कि फिशेस और दूसरे एक्वाटिक एनिमल्स ऑक्सीजन की कमी की वजह से मरना शुरू हो जाते हैं। आखिरकार पूरा एक्वाटिक हैबिटेट डिस्ट्रॉय हो सकता है। ठीक है, तो ये जो कॉन्सेप्ट है यूट्रोफिकेशन का, ये भी आपके फाइनल टर्म के लिए काफी इंपॉर्टेंट हो सकता है। ठीक है, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम की तरफ। टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम्स वो इकोसिस्टम्स होते हैं जो जमीन पर मौजूद होते हैं। प्लांट्स और एनिमल्स ने वाटर से लैंड की तरफ मूव करते वक्त बहुत सी एडेप्टेशंस जो हैं वो डेवलप की होती हैं। प्लांट्स ने वस्कुलर टिश्यूज डेवलप किए ताकि वो अपना वेट सपोर्ट कर सके। एनिमल्स ने स्केलेटन डेवलप किया ताकि बॉडी को सपोर्ट मिल सके। इसी तरह दोनों ने वाटर कंजर्वेशन से मैकेनिज्म्स भी डेवलप किए। ये एडेप्टेशन लैंड पर सर्वाइवल के लिए जरूरी थी। ठीक है, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम की मेजर टाइप्स में शामिल है फॉरेस्ट इकोसिस्टम, ग्रासलैंड इकोसिस्टम, डेजर्ट इकोसिस्टम और टंड्रा इकोसिस्टम। हर इकोसिस्टम का अपना क्लाइमेट, वेजिटेशन और एनिमल्स होते हैं। फॉरेस्ट इकोसिस्टम को मजीद 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है: ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, टेम्परेचर डेसिडुअस फॉरेस्ट और कॉनिफरस अल्पाइन एंड बोरियल फॉरेस्ट। हर फॉरेस्ट का क्लाइमेट और बायोडाइवर्सिटी जो है वो डिफरेंट होती है। टेम्परेचर डेसिडुअस फॉरेस्ट मॉडरेट क्लाइमेट वाले एरियाज में पाए जाते हैं। पाकिस्तान में शुगरान और नीलम वैली जो है वो इनकी एग्जाम्पल है। यहाँ टेम्परेचर मॉडरेट होता है और रेनफॉल भी काफी होती है। प्लांट्स ड्राई सीजन में अपने लीव्स जो है वो शेड कर देते हैं, इसलिए इन्हें डेसिडुअस फॉरेस्ट कहा जाता है। एनिमल्स में मंकीज, लेपर्ड्स और ब्लैक बियर्स पाए जाते हैं। यहाँ की सॉइल बहुत फर्टाइल होती है। ह्यूमन एक्टिविटीज जैसे हंटिंग और वुड कटिंग इन फॉरेस्ट को इफेक्ट करती है। ठीक है, कॉनिफरस अल्पाइन और बोरियल फॉरेस्ट की बात करें तो ये फॉरेस्ट बहुत कोल्ड क्लाइमेट में पाए जाते हैं। पाकिस्तान में कागान, मालम जब्बा, देर और चिलास इनके एग्जाम्पल हैं। यहाँ स्नोफॉल होती है और टेम्परेचर फ्रीजिंग पॉइंट के करीब या उससे नीचे भी हो सकता है। प्लांट्स जैसे पाइन ट्रीज की नीडल लाइक वैक्सी लीव्स होती हैं जो उन्हें कोल्ड वेदर में सर्वाइव करने में मदद देती हैं। एनिमल्स में मार्कोपोलो शीप, वुल्व्स और ब्लैक बियर्स जो हैं वो यहाँ पाए जाते हैं। ये एरियाज कम एक्सेसिबल होने की वजह से ह्यूमन डिस्टर्बेंस कंपैरेटिवली जो है वो यहाँ कम होती है।
ग्रासलैंड इकोसिस्टम की बात करें तो ग्रासलैंड इकोसिस्टम पाकिस्तान के कई हिस्सों और दुनिया के मुख्तलिफ रीजन्स में पाए जाते हैं। इसकी दो फेमस टाइप्स हैं, प्रेरीज हैं और सवानाज है। रेनफॉल मॉडरेट होती है और ग्रासेस डोमिनेंट वेजिटेशन होती है। प्लांट्स में ग्रासेस, हर्ब्स, लीग्यूम्स और लेशंस शामिल हैं। एनिमल्स में रेप्टाइल्स, एम्फीबियंस और मैमल्स पाए जाते हैं। डिकम्पोजर्स फंगाई और बैक्टीरिया होते हैं। ह्यूमन एक्टिविटीज जैसे एग्रीकल्चर और लाइव स्टॉक ग्रासलैंड को बहुत इफेक्ट करते हैं। ठीक है, डेजर्ट इकोसिस्टम उन एरियाज में होते हैं जहां रेनफॉल बहुत कम होती है। पाकिस्तान में थर, चोरिस्तान और थल डेजर्ट्स इसकी एग्जांपल्स हैं। प्लांट्स में यहाँ कैक्टस और सक्लेंट प्लांट्स जो है वो पाए जाते हैं। इनके स्टेम्स और लीव्स पानी स्टोर करते हैं। एनिमल्स भी वाटर कंजर्वेशन के लिए हाईली अडेप्टेड होते हैं। इधर जो एनिमल्स पाए जाते हैं उनमें शामिल है रेप्टाइल्स, बर्ड्स और कैंगरू रैट्स शामिल होते हैं। ह्यूमन इंटरफेरेंस की वजह से डेजर्टिफिकेशन का प्रोसेस भी इंक्रीज हो सकता है, यानी फर्टाइल लैंड धीरे धीरे डेजर्ट में कन्वर्ट होने लगती है। ठीक हो गया। इसके बाद आता है टंड्रा इकोसिस्टम। टंड्रा दुनिया का सबसे कोल्ड टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम है। पाकिस्तान में काराकोरम और हिंदू कुश के बहुत हाई माउंटेन्स टंड्रा कैरेक्टरिस्टिक्स शो करते हैं। यहाँ बहुत ज्यादा ठंड और स्नोफॉल होती है। वेजिटेशन बहुत कम होती है। स्मॉल पेरिनियल फ्लावर्स उगते हैं। मॉस्किटोज की लार्ज पॉपुलेशन समर में डेवलप होती है, जिन्हें बर्ड्स जैसे गीज और डक्स खाते हैं। वाइट बियर्स, फॉक्सेस और स्नो आउल्स भी टंड्रा के इंपॉर्टेंट एनिमल्स हैं। प्लांट्स बहुत धीरे ग्रो करते हैं, इसीलिए अगर ह्यूमन डिस्टरबेंस हो भी जाए तो रिकवरी जो है वो बहुत ही स्लो होती है। ठीक है, पाकिस्तान की क्लाइमेट जो है वो बहुत डाइवर्स है। इस वजह से पाकिस्तान में मुख्तलिफ इकोसिस्टम्स मौजूद हैं। ठीक है, हमारे हैंडआउट्स के मुताबिक इम्पोर्टेंट इकोसिस्टम्स जो बताए गए हैं उनमें शामिल है टेम्परेट डिसीडियस फॉरेस्ट, इसमें शुगरान, नीलम वैली वगैरह शामिल थे। कॉनिफेरस फॉरेस्ट, यहाँ कागान, मालम जब्बा, देर और चिलास में पाए जाते हैं। ग्रासलैंड्स गिलगित कश्मीर, वजीरिस्तान, चित्राल, कलात में पाए जाते हैं। डेजर्ट इकोसिस्टम थर, चोलिस्तान, थल, बहावलपुर, बहावलनगर, मियांवाली यहाँ पाए जाते हैं। खंडरा इकोसिस्टम ये काराकोरम और हिंदुकुश माउंटेन्स में पाए जाते हैं। एग्जाम में पाकिस्तान के इकोसिस्टम की एग्जांपल्स जो है ना ये बहुत फ्रिक्वेंटली पूछी जाती हैं। ठीक है, तो ये इकोसिस्टम्स आपने याद रखने हैं। ठीक हो गया। इसके बाद जो है मैं आपको बताती हूँ इम्पोर्टेंस ऑफ कंजर्विंग इकोसिस्टम। इकोसिस्टम सिर्फ प्लांट्स और एनिमल्स का कलेक्शन नहीं होते, ये हमें ग़िज़ा, फ्रेश वाटर, ऑक्सीजन, मेडिसिन, टिम्बर, क्लाइमेट रेगुलेशन, सॉइल फर्टिलिटी प्रोवाइड करते हैं। अगर इकोसिस्टम डिस्ट्रॉय हो जाए तो बायोडाइवर्सिटी भी खत्म होने लगती है, फूड चेन्स डिस्टर्ब होती हैं और इंसान का सर्वाइवल भी मुश्किल हो सकता है। इसीलिए इकोसिस्टम कंजर्वेशन हर इंसान की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ठीक है जी, इसके साथ ही हमारा ये लेक्चर यहाँ मुकम्मल हो जाता है। मुझे उम्मीद है कि ये आपने अच्छे से अंडरस्टैंड किया होगा। अगर आपका कोई सवाल हो या आप कोई फीडबैक देना चाहें लेक्चर के हवाले से तो जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना हरगिज ना भूलिएगा, ताकि इसी तरह बाकी लेक्चर्स और इम्पोर्टेंट वीडियोस आप तक भी पहुंचती रहे। लेक्चर को अपने फेलो स्टूडेंट के साथ वर्चुअल यूनिवर्सिटी के डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे जरूर शेयर करें, ताकि आपकी तरह दूसरे स्टूडेंट भी अपने फाइनल टर्म की अच्छी प्रिपरेशन कर सके। मैं इंशाअल्लाह ताला अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ जल्द हाजिर होंगी। तब तक आप सब अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।